खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरिफ मीर भट्टी साहब और मैं हूं सईद काजी और हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाबर अवान साहब भी मौजूद है। मैं रन डाउन में कुछ खबरें अर्ज़ कर दूं, फिर चलेंगे बराह रास्त अपने मेहमान की तरफ। साइफर केस ट्रायल क्या कालअदम करार दिया जा सकता है? उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, क्या ये रोक सकती है या नहीं रोक सकती? अमरीकी बरतानी सफ़ीर क्यों मुतहरक हो गए हैं पाकिस्तान में, इनकी क्या अहमियत है? और 20 लाख लोगों को टैक्स नेट में कैसे लाया जाए? लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी बाबर अवान साहब से डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करेंगे। फ़लस्तीनियों के गले काटे जा रहे हैं, इसके पीछे कितनी ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ है जिसमें कब्जा, और ब्रिटिश पेट्रोलियम से लेकर कौन कौन सी कंपनी जो है उस कसाई को, जो इंसानों का कसाई है, नेतन्याहू को क्यों सपोर्ट करें, ये भी बाबर अवान साहब से पूछेंगे। मगर पहले मरहले में थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बाबर अवान साहब। पहले तो ये साइफर केस ट्रायल है, ये इसका क्या मुस्तकबिल है और ये इसकी सज़ा की क्या शक्ल बनेगी और इसे कैसे देखा जाएगा? इस ट्रायल को तारीख कैसे देखेगी अगर कोई सज़ा होती है तो? देखें, पहली बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब और काजी साहब। जो साइफर केस है वो है क्या? वो ये है कि एक केबल आया था, उस केबल में एक धमकी आई थी। उस धमकी को सारे इदारों ने बैठ के कहा कि इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, ऑफेंसिव लैंग्वेज है। उसके ऊपर एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा डिमार्श किया गया। अमेरिका को नापसंदीदगी का शदीद इजहार जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में होता है उसको कहते हैं ये। अब ये चीज़ जो वज़ीर आज़म है चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ये रूल्स में लिखा हुआ है, वो इस बात का पाबंद है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसका उसके इल्म में ड्यूरिंग द वर्किंग, तो वो जिस चीज़ से मुल्क की सलामती को या उसकी इंटेग्रिटी को किसी तरह से भी कोई चैलेंज हो या कोई थ्रेट हो तो वो पब्लिक के सामने रखेगा। पब्लिक के सामने ये कहना कि डोनाल्ड डू के ज़रिए से ये गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान को थ्रेट आई है, उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाने के लिए फरमाइश आई है, ये गद्दारी नहीं हो सकता। इसलिए साइफर की इसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा ये है कि जो साइफर केस है वो डी साइफर हुआ, एक दफ़ा नहीं एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ, कैबिनेट के ज़रिए से वो डी साइफर हुआ था। ये उसी तरह का केस है जिस तरह से जनरल मुशर्रफ कि जी सिर्फ उस कोई हमने प्रोसिक्यूट करना है, जो नवाज शरीफ साहब ने जब प्रोसिक्यूट कराया था तो जो उस वक्त के जिन्होंने जो लॉ मिनिस्टर था वो भी वहाँ पे नहीं था, काबीना वाले भी मौजूद नहीं थे, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं था, कि एक आदमी ने उस जिस सियासी जज का मुकदमा था उसको हटा दिया था। ये इसकी दूसरी बुनियाद। तीसरा है कि साइफर केस, इससे आगे चलें कि क्या पाकिस्तान में इससे पहले कभी कोई साइफर आया जिसको पब्लिक किया गया हो? हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब वाइट एलिफेंट वाली उनको धमकी मिली थी तो वो लेके हाथी चौक रावलपिंडी में चले गए थे और जीप पे खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था। सारी दुनिया के अंदर ये रिवाज है कि जो कस्टोडियन ऑफ द कंट्री है, उसकी सॉवरेंटी एयर, सी और ज़मीन के ऊपर है, जब उसको पता लगता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव वो मुल्क का, तो वो पब्लिक को वो बाकायदा बताता भी है और उनको एतमाद में भी लेता है। दूसरा क्या तरीका है पब्लिक को बताने का? एक एक को तो फ़ोन करके नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए ये केस है एक सियासी, ये उन 200 मुकदमात, तकरीबन 200 मुकदमात में से एक है जिनकी कोई बुनियाद नहीं है सिवाय इसके कि मैं आपको आखिरी जुमला इस पर मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है काजी साहब, भट्टी साहब। पहली बात, जेल एक है, उसी के अंदर जिस्मानी रिमांड है। जेल एक है, उसी के अंदर जुडिशल रिमांड है। जेल एक है, उसी के अंदर तफ्तीश है। जेल एक है, उसी के अंदर साइफर है। जेल एक है, उसी के अंदर एटीसी है। जेल एक है, उसी के अंदर सारे मुकदमात। वजह क्या है कि एक आदमी अगर वो पब्लिक आई में आ गया, वो लोगों को नजर आ गया, तो क्या हो जाएगा जिसकी वजह से ये सारा कुछ वहां पे जमा करके किया गया। इसलिए मैं समझता हूं कि अदालत को फौरी तौर पे या तो एक तरीका ये था कि हम कोई मांगते कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स लगाए जाएं इस ट्रायल के लिए, लोग मांगते हैं। इससे पहले आपको याद होगा, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अदालती तौर पे कत्ल हुए थे उनका मुकदमा मुझे याद आता है कि उस वक्त में जो अमेरिका का एक अटॉर्नी जनरल था वो पाकिस्तान आया था। उस वक्त मुल्क में आइन मुअत्तल था, इसलिए रैमजे क्लार्क उनका नाम था। वो एक ऑब्जर्वर के तौर पर आए थे कि मैं बैठ के फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से मैं कोई अगर ज़रूरत हो मेरी तो मैं मदद भी करूंगा इस ट्रायल के अंदर। तो ये मिसालें एक नहीं है बल्कि बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इसलिए ये जो ट्रायल हैं इनका सिंगल एजेंडा ये है कि इमरान खान पब्लिक आई में किसी तरह से ना आए, और अगर वो निकल आए तो वो समझते हैं कि पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। इसलिए पिछली गवर्नमेंट ने भी यही किया और ये जो इंटरम बैठे हुए हैं ये भी यही कर रहे हैं। और फिर आखिरी बात मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि इख्तियार ही कोई नहीं है कि सारी पब्लिक को
बाहर रखने का इख्तियार कुछ हिस्से को या पब्लिक को तब जब कोई ऐसा गवाह बोल रहा हो जिससे अगर उसके मुंह से कुछ ऐसी निकले जो पाकिस्तान खतरे में पड़ जाए, एटमी मुल्क 25 करोड़ लोगों का, प्रेस को निकालने का इख्तियार लॉ में नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कोई आके बताए कहां लिखा हुआ कि प्रेस को एक्सक्लूड किया जा सकता है साइफर के ट्रायल के दौरान। दूसरा जो बात है वो बार एसोसिएशन को एक्सेस टू जस्टिस हो ही नहीं सकता जहां बार का मेंबर नहीं है, जहां वकील नहीं है, उनको भी नहीं बाहर किया जा सकता, उनको भी बाहर किया हुआ है। और तीसरी और सबसे जो बड़ी बात है इस ट्रायल के हवाले से, वो बात यह है कि ट्रायल के अंदर जो जो चीजें वो कह रहे हैं वो सारा कुछ पेपर्स के अंदर मौजूद है। इसलिए मेरा ख्याल है फौरी तौर पे इमरान खान को बेल पे रिलीज करना चाहिए। इंट्रेंच्ड जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसके ऊपर, प्रेपोजिशन के ऊपर, कि जहां कागजी कार्रवाई से मुतल्लिका कोई गवाही हो, खा उसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व क्यों ना हो, और वो मुलजिम को अब बेहतर डिफेंड करने के लिए अपने आप को उसको बेल पे छोड़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा तफसीली बताया। नंबर एक तो साइफर गुम नहीं हुआ। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं आपको कह रहा हूँ, आज भी वजारत खारजा में पड़ा है और इत्तेफाक से आज ही मैंने इसे काउंटर चेक किया है। जैसे आप फरमा रहे हैं कि साइफर गुम हुआ नहीं और उन्होंने ओथ लिया मुल्क की सलामती का, अगर खुदा ना खास्ता साजिश हो रही है वहां में बताएं, तो अगर क्या अब बज़ाहिर मुल्क बेआइन लग रहा है, बेकानून लग रहा है, बादी नज़र में कुछ लोग इस वक्त पाकिस्तान को जेल कह रहे हैं, क्या ऐसा कानून में कोई गुंजाइश है कि किसी शख्स ने जुर्म ना किया हो और एक लाडले की ख्वाहिश की खातिर उसे सजा दे दी जाए? आइन में इस किस्म की लचक है कहीं? जरा बाबर साहब ये रहनुमाई फरमाए। हमें तो कानून और आइन अब किताबों में गुम हुआ लगता है। आपके तीन हिस्से हैं। एक तो बहुत आपने दुरुस्त कहा कि ये मुल्क इस वक्त सरजमीन बेआइन है। आइन मौजूद है, उसके दो डिनोमिनेटर होते हैं, यानी उसके दो लैंडमार्क होते हैं या सबूत होते हैं जिनकी बुनियाद पे कहा जा सकता है कि आइन मौजूद है। एक ये कि बुनियादी हुकूक उन लोगों के, एक दिन एक आदमी है वो 25 मुकदमों में इन्वॉल्व है, उसमें बड़े बड़े शदीद किस्म के मुकदमात हैं, अगले दिन उसको किसी जगह कोई एंकर दरियाफ्त कर रहा होता है, किसी जगह कोई उसको पकड़ के सियासी पार्टी दरियाफ्त कर रही होती है और वो मुस्कुरा रहे होते हैं और वो सारे केसेस जो ख़त्म हो जाते हैं। और गंगा का स्नान उन्हें पता रखता है कि बाल्टी भर के घर में ही रखी हुई है, उसके ऊपर डाल के फ़ौरन वो सारा पवित्र हो जाता है और जितने भी उसके होते हैं गुनाह वो सारे के सारे धुल जाते हैं। ये ड्यू प्रोसेस का सारा काम है, ये काम अदालतों का है। मैंने जब पहला आदमी एक एंकर ने दरियाफ्त किया था, मैंने कहा था एंकर साहब को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि गुमशुदा आदमी जिसके बारे में 7 दफा अदालत हेयरिंग कर चुकी है, कैसे उसके पास पहुंच गया, एंकर को भी शामिल तफ्तीश होना चाहिए था। अच्छा, एक आपका डिनोमिनेटर ये मौजूद नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, सिविक राइट्स और शहरियों के कोई हुकूक हैं या नहीं है। ये चंद लोगों के लिए मुल्क है, चंद लोगों की बात, चंद लोगों की दिन है, चंद लोगों का और रात चंद लोगों की। ये जालिब बड़ा अरसा पहले कह गए थे आपके और मेरी तसल्ली के लिए। दूसरा जो आपने सवाल किया कि क्या आइन में किसी की फरमाइश के ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है, आइन में ये बात लिखी हुई है कि कोई शख्स भी जो ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो वो पहली बात यह है कि वो डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 है उसके मुताबिक वो ओपन कार्रवाई होगी। उसका सबब यह है कि जस्टिस सिर्फ होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि किया करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि होता हुआ नजर, जस्टिस शुड बी सीन टू हैव बीन डन। तो ये शर्त भी मौजूद नहीं। इसका मतलब यह है कि मुल्क में निज़ाम मौजूद है, एक एहतमाम मौजूद है, लेकिन वो गैर आइनी है, वो मावराए आइन है। और इसका जो तीसरा डिनोमिनेटर है, पाकिस्तान में ये पहली दफा आया है, ये सारी दुनिया में इसका कोई दूसरा सबूत नहीं ढूंढा जा सकता, वो ये है कि जिनके लिए लिखा हुआ है कि ये 90 दिन बैठेंगे उनको साल साल हो गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और जो अदलिया है जहां अगर कोई फैसला होता है वो कोई मानने वाला ही नहीं है। यानी जिस मुल्क के अंदर लास्ट आर्बिटर अगर कोई झगड़ा हो जाए फेडरेशन के लोगों के दरमियान, हुकूमत और फर्द के दरमियान, रियासत और शख्स के दरमियान हो जाए, तो कौन उसका फैसला करेगा? उस ताकतवर फैसला करेगा? नहीं, वो तो फिर अदालत में जाना पड़ेगा। अदालत को वो मान नहीं रहा। अब ये जो दो चीजें आपके जवाब के बाद
जो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं कि नवाज शरीफ की साहबजादी मादाम मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा हुआ है कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, नवाज शरीफ तब आएगा। दूसरे, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरे, उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। चौथे, उसको सजा दी जाएगी। पांचवें, उसको कैद तन्हाई में रखा जाएगा। ये सारी की सारी फरमाइशें पूरी करने के बाद मैं कहता हूं, मैं और कुछ नहीं कह सकता, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि खुदा का खौफ करें, सदा बादशाही उसकी है और उसी का ये इरशाद है कि वह यबका वजहू रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, और उससे पहले है कुल्लु मन अलैहा फ़ान। ये औहदे भी फना होने वाले, ये टर्म जो मिलती है वो भी फना हो जाती है, गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो भी फना हो जाती है, सर्विस में लोग आते हैं, आके बैठते हैं। बाबर साहब, मैंने ये जो आपने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया, ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए कि मरियम साहिबा ने क्या क्या फरमाया, इसीलिए मैंने सवाल किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं कर। मुझे एक बात बताए, एक पार्टी है तरीके इंसाफ, उसके लोग लापता हो जाते हैं, पुलिस को नहीं मिलते, एंटी करप्शन को नहीं मिलते, नैब को नहीं मिलते, पूरी दुनिया ढूंढती है, माँ बाप रोते हैं, चिल्लाते हैं, अदालतों में जाते हैं, वो थाने पुलिस के पास जाते हैं। अचानक वो कौन सी ऐनक लगती है कि उन्हें सिर्फ रास्ता इस्तेकाम पार्टी का नजर आता है? ये ऐनक कब आजाद हुई, किसने की, इसका बानी कौन है? कोई रहनुमाई फरमा दे। आप तो कानून के माहिर हैं, हम तो कमजोर आदमी हैं। देखिए, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, मैंने एक कॉलम लिखा दुनिया अखबार में, और उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान था उसके हवाले से खबर छपी हुई थी, मशरक की, वो टाइटल सुर्खियाँ थी, और टाइटल सुर्खी ये थी कि शेख मुजीबुर रहमान गिरफ्तार, उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया, हालात काबू में आ गए, टिक्का खान पे हमले वाली खबर झूठी है, और जो लोग हैं वो जौक दर जौक वो फलानी तरफ जाना शुरू हो गए। अब उसका नतीजा बड़ा अलमनाक हुआ था। वो ऐसा अलमिया है जिसको हम बयान ही नहीं करते, खून के आंसू दिल रोता है। वहाँ कितनी कुर्बानियाँ दी गई थी। वो जगह थी जहाँ से पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद रखी, वो जगह थी जहाँ से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये वाली कोई मुसल्लम लेग मुस्लिम लीग की मैं बात नहीं कर रहा, जो डील के बगैर लोगों के पास नहीं जा सकती। तो ये जो सारा है, ये बहुत पुराना स्क्रिप्ट है, उसमें सिर्फ चेहरे नए फिट किए जा रहे हैं कि फलानी पार्टी में कुछ चला जाए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस पार्टी का कोई लीडर, सबसे पहले तो आप जो इंपोर्टेड आया था साइफर के बाद शहबाज शरीफ, उसका बड़ा भाई जो डबल इंपोर्टेड है, इसलिए कि उसको पहले को डोनाल्ड डू लाया था, अब डोनाल्ड लू भी और डोनाल्ड ब्लूम भी, ये दोनों इकट्ठे हो गए। और जो अमेरिकन एम्बेसी को इस बात की वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने क्या ये कहा है, जो नून लीग की ऑफिशियल पेज के ऊपर आया है, कि जो सफ़ीर है उसने पाकिस्तान से नवाज शरीफ के लिए वोटें मांगी हैं बाकायदा। यानी नवाज शरीफ जो है उसकी मुहिम चल रही है इंतखाबी, पहले तो पेंटागन में चल रही है, फिर दूसरी उसकी कैपिटल हिल पे चल रही है, फिर उसकी वाइट हाउस में चल रही है, और फिर उसकी न्यूयॉर्क में चल रही है। यहाँ तो वो जो बाहर निकल रहे हैं, आप रोज़ाना फुटेजेस दिखाते हैं, देखते हैं, अगर जो नहीं दिखाई जा सकती वो, तो ये तो बाहर ही नहीं निकल सकते। तो ये ऐसी शैम एक्सरसाइज है। इस वक्त मुल्क को तीन चीज़ों की ज़रूरत है। भट्टी साहब, आपके सवाल के आखिरी मैं तरफ जाता हूँ। पहली ज़रूरत यह है कि इस्तेकाम है। क्या जोर ज़बरदस्ती से, वो जालिब ने कहा था, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, ज़मीन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुझको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। हम कहीं मंजिल खोने तो नहीं जा रहे कि हम फिर एक ऐसी पार्टी जो पब्लिक में नहीं है उसको हम जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे, जो पब्लिक में है उसकी अच्छा, तस्वीर है, मैं चूंकि आपकी कानून की चूंकि जाहिर है ये सवाल आप नहीं करना, वैसे बाबर अवान साहब सवाल आपकी है, मैं सिर्फ एक छोटी सी राय। देखिए, इसमें कसूर आपका भी है, आपने अवाम को गिरफ्त कर लिया है। वो नून लीग बेचारे हलकों में जा नहीं सकते, अब वो लंदन अमेरिका ना इलेक्शन कैंपेन चलाएं तो कहां चलाएं का सब सवाल आपका। अब वोटर आप कैच कर लें 25 करोड़ तो ये, अब उन बेचारों ने हर जगह जाके मार ही खानी है, किसी सेफ जगह आ जाता है। देखें, वो जमाना माजी में इतना दूर नहीं है, जब लंदन ही हमारा दारुल खिलाफा था, तो शायद अमली तौर पर आज भी है। मगर मैं अब अगले सवाल पर तरफ आता हूँ, वक्त कम है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को रजू किया है और उन्होंने इस ये रेफरेंस को गैर आइनी करार दिया है, और भी उनके ज़ाहिर है ये सारी स्टोरी आपके सामने होगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? और ये आने वाले दिनों में भी इस तरह ही हमारे इदारों में भी अब खाक उड़नी, माफ़ कीजिएगा, शुरू हो गई है।
हाउ डू यू, इसका नतीजा आप क्या देख रहे हैं? देखिए, नतीजा तो मैं नहीं प्रिएम्प्ट करूंगा, इसलिए कि कुछ हमें वकीलों को अंदाज़ा तो होता ही है कि किस में कितनी जान है, किस में कितनी जान नहीं है, और क्या कॉज क्या है, यानी केस क्या है। लेकिन क्योंकि ये सब जुडिस है आर्टिकल 209 के नीचे, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इसका एक सियासी पहलू भी निकलता है। सियासी पहलू ये है कि पूरी नून लीग की टीम ने एक मुहिम चलाई थी, जिन जजेस को नेम और शेम करने के लिए उनकी तस्वीरें लगाई थी, उनके अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, शाह साहब का नाम भी शामिल था। इसलिए मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ, यही तो कहानी शुरू हुई है जहां आप रुक गए हैं। चले खैर, काई साहब आप सवाल करें। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, कुछ चीज़ें तो सब जुडिस नहीं है। मिसाल के तौर पर जब अदालत की चौखट पे आके जजेस साहिबान की जो खाक उड़ाई गई थी, वो तो सब जुडिस नहीं है। और जब बैठ के ये कहा जाता था कि जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, तो ये जो इंटिमिडेशन है एलीट की तरफ से, जो सिविलियन एलीट जो है, ये क्या सब दो बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे उन बातों की तरफ नहीं जाऊँगा जहाँ ज़ाहिर है नो गो एरियाज हैं। एक तो आपको लगता नहीं है कि जो सिविलियन हमारी अशराफिया बुरी तरह कैपिचुलेट कर गई है, लेट ही गई है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो डेमोक्रेसी और लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो खाक उड़ रही है उसकी, कि अल्लाह की पनाह। इज दिस एनालिसिस ट्रू और इट इज एग्जेजरेटेड? No, it is certainly true to a greater extent. Certainly true. 100% के करीब ये आपने जो एनालिसिस किया ये दुरुस्त है। इसलिए कि देखिए, जब आप कहते हैं ना कि सिविलियन सुप्रीमेसी या लिबरल डेमोक्रेसी या पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई डेमोक्रेसी, तो उसके भी डिनोमिनेटर है ना। आप किसी को कहते हैं कि ये बुजुर्ग आदमी है, तो कोई बुजुर्गी का निशान होगा उसके चेहरे के ऊपर, या उसके चेहरे की झुर्रियों बता रही होंगी कि कितना अरसा इसने ज़माने के साथ गुजारा किया हुआ है। मेकअप से तो कोई बुजुर्ग नहीं बनता, ना उसका कोई एहतराम होता है। जो असल इशू था वो ये था कि पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत के दी हुई आज़ादी के पैरामीटर्स के अंदर मुल्क ने चलना था। वो कहाँ गए सारे पैरामीटर्स? आप अगर देखें ना, थोड़ा सा 17वीं सदी में आप वापस जाएं, जो पोस्ट औरंगजेब एरा था उसमें दो भाई थे, वो दोनों के दोनों शाह बरादरान कहलाते थे, और एक का जो बड़ा जर्नैल था, एक दूसरा उसका छोटा जर्नैल था। उनको फैसले करने का इख्तियार दिया गया, जो मोनार्की थी उसकी बजाय जो पब्लिक सर्वेंट्स थे वो इख्तियार में आ गए। जिस तरह इस वक्त भी बैठी हुई ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट है, नहीं हर किस जगह कोई इलेक्टेड आदमी है, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो करप्शन के इल्जामात के नीचे यहाँ तक डूबे हुए थे, उन सबको उठा के अहदे दे दिए गए। और रोज़ाना एक कोर्ट बरी कर रही है एक फ्री को, और रोज़ाना यानी नैब इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो खबरें आप लोग चला रहे हैं कि वो अभी भी जेल में इमरान खान को इंटेरोगेट कर रहे हैं। तो ये वो किधर गई वो सारी जो थीम थी जिसके ऊपर ये मुल्क बना था कि पैरिटी होगी, कोई एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा आपका सवाल ये था, वो बाबाए सोशलिज्म शेख रशीद ने डाला था आर्टिकल 3। अब एक्सप्लॉयटेशन का ये आलम है, आप जिसको एलीट कहते हैं, मैं उसको एलीट माफिया कहना चाहता हूँ मादरत के साथ। इसलिए कि माफिया होता क्या है? जो मुल्क के वसाइल के एक हिस्से या किसी खास इलाके के एक वसाइल के हिस्से के ऊपर कब्जा कर ले। अब आप देख लें कौन सी इंडिपेंडेंट जगह है जिसमें किसी आम आदमी का बेटा, जिस तरह बस ड्राइवर का बेटा, लंदन जो मुस्तकिल ठिकाना है हमारे जो हुक्मरान हैं उनका ये तो इनका इलेक्शनी मौसमी, जिस तरह मरी में आते थे गोरे गर्मियों में उनका वो होता था कैपिटल, इसी तरह से या शिमला होता था। तो इनका कैपिटल तो इलेक्शन के सीजन के लिए होता है, उसके बाद ये सारा कुछ इनका वही है। लेकिन मुझे बताएं ना कि कौन सी आदत वहां से ये सीख के कुछ यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। फिर जो आखिरी और तीसरी बात है वो ये कि इस माफिया ने अब भी जो कुछ जितना भी जो इदारे हैं जो प्राइवेटाइज करने के काबिल हैं उसके लिए कानून मौजूद है, वो तो ठीक बात है उस हद तक। खरीदेगा कौन? पहले जो बैंक बिके थे वो किसने खरीदे? पहले जो असासे बिके थे पाकिस्तान के वो किसके पास अल्टीमेटली गए? पहले जो कुछ कंपनीज आई थी दोस्त मुल्क में, मैं नाम नहीं ले सकता, ना मिडिल ईस्ट से और ना ही अपने वेस्टर्न बॉर्डर के परे से मैं नाम ले सकता मुल्कों का, लेकिन नाम उन कंपनियों के थे
नाम जो थे लोगों के वो लिखे हुए थे, लेकिन बाद में पता लगा कि जो खजाने की चाबी जिसके पास थी कि कोई उसके बेटे ले गए, कोई उसके समधी ले गए, कोई उसके और रिश्तेदार सारे ले गए। तो इसलिए मैंने पहली बात की थी कि इस मुल्क को अगर बुहरान से निकलना है तो बुहरान का एक जो रास्ता है वो अबू अल असर हफीज़ जालंधरी ने भट्टी साहब और काजी साहब बताया हुआ है कौम को कि पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वत अखुव्वत अवाम, अगर आप अवाम की कुव्वत को तस्लीम नहीं करेंगे, उनके साथ अखुव्वत का मुजाहरा नहीं करेंगे, यानी उनको बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तो निज़ाम कोई भी आप लेके आ जाएंगे वो नहीं चल सकेगा। ये जो पहले तजर्बात हुए हैं उन्होंने मुल्क को यहाँ पहुँचा दिया है। कल किसी ने मुझे वहाँ से भेजी, एक जर्नलिस्ट गए हुए हैं इस्लामाबाद के काबुल में, तो उन्होंने भेजा, उसने कहा कि 4.5 रुपये पाकिस्तानी दे के मैंने एक अफगानी रुपया खरीदा है। मैं गया था, प्रोफेसर इब्राहिम भी उसमें शामिल थे, जमात इस्लामी वाले, और कुछ लोग भी शामिल थे। कुछ लोग थे जो इस्लामाबाद में रहे जब उन्होंने रजीम चेंज एक दफ़ा हुई थी तालिबान के आने से पहले। तालिबान उस वक्त 4 असियाब में बैठे हुए थे, तो उन्होंने आरियान एयर भेजा, हम गए उनकी उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी की सदारत का हल्फ देखने के लिए। तो आप यकीन करें कि मैंने उसको, एक आदमी को मैंने उस वक्त कोई 500 रुपये का नोट था या क्या नोट था, मैंने दिया, तो उसने मुझे इतना बड़ा एक दत्था, एक मैंने जैकेट खरीदी वहाँ फौजी टाइप की थी, तो इतना बड़ा दत्था जो था वो मुझे अफगानी रुपए का उस 500 रुपये के एवज पकड़ाया, जो मैंने उसको कहा भाई ये रख लो, मैं किधर ये संभाल के वापस लेके जाऊंगा। 500 रुपये में बाबर अमान साहब आज हम ऐसे ही पहुंच गए। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब कुछ जज साहबान पर इख्तलाफ कर रहे हैं। पहले एक सियासी जमात इलेक्शन कैंपेन चलाती है उनके खिलाफ, वो अदम एतमाद करते हैं कुछ जज साहबान मोहतरम साहब पर। तो क्या जुडिशल कमीशन में होता कौन है और मैक्सिमम इसका क्या फैसला हो सकता है? अगर एक चीफ सुप्रीम कोर्ट का खुद जस्टिस कह रहा है कि मुझे फलां दोस्त पर इतराज़ है, तो मैक्सिमम क्या सज़ा हो सकती है? और क्या इस तरह सियासी जमातों के कहने पर हम अपने अदलिया के सबसे ऊपर जो सुपीरियर सुप्रीम कोर्ट है उनके जज साहबान को भी घर भेजते रहेंगे? देखिए, 3 बातें आपने जो की हैं। पहली बात यह है कि आर्टिकल 209 में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो बैठती इसलिए है कि अगर कोई कंप्लेंट साबित हो जाए तो वो रिकमेंडेशन भेजती है सदर को कि इनको रिमूव कर दिया जाए, यानी जज के ओहदे से हटा दिया जाए। सज़ा जो हो सकती वाला आपका पोर्शन था, उसका जवाब ये है। जो दूसरा है उसमें सीनियर 3 जजेस बैठते हैं और जिस सूबे के हों उस सूबे के अंदर से एडवोकेट जनरल भी बैठते हैं और उस सूबे के चीफ जस्टिस भी बैठते हैं। और जो सीनियर 3 जजेस का मतलब यह है कि पहले जो सीनियर जजेस हैं हमारे 4, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बैठते हैं। और ये इंक्विजिटोरियल एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें ये मिसालें भी मौजूद हैं। जिस तरह एक आपको याद है जनरल मुशर्रफ ने 209 का एक दिया था रेफरेंस, उसको चैलेंज किया था एक तरह से रिट जुरिसडिक्शन जो 184(3) उसके नीचे उस वक्त जो चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उसने चैलेंज किया और कोर्ट ने वो क्वाश कर दिया था। वो दूसरा जो वाक़या था वो अभी हुआ था कि जो रेफरेंस फाइल किए गए थे उनको भी कोर्ट ने क्वाश किया। अच्छा बाबर अमान साहब, मैं आपको इस लम्हे के लिए रोक रहा हूँ, एक ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आके हमसे आपसे बात करनी है हमने। और मैं ख़ास तौर के इक़्तिदार के ऐवानों में आप आते जाते रहते हैं, कम अज़ कम हमारी नुमाइंदगी करते रहते हैं। वापस आके मैं थोड़ा और पूछूंगा कि कितनी मुदाखलत होती है या दुनिया में ये जो हम सफ़ीरों का मामला है, ये हम क्यों बगलें बजाना शुरू कर देते हैं और सफ़ीर नाराज़ हो जाएं तो हम दुखी भी शायद हो जाते हैं या नहीं होते, या ये तासुर गलत है, किस हद तक हम आज़ाद हैं और कहाँ पाबंद हैं। ये क्योंकि जहाँ से आप मनाजर देखते हैं वो बड़ा वेंटेज पॉइंट है। तो आपसे रहनुमाई लेंगे एक ब्रेक के साथ। हमारे साथ हैं जनाब बाबर अमान साहब, आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बाबर अमान साहब, इससे पहले कि मैं ये बरतानी सफीरों वाली स्टोरी, इससे पहले एक और जो खबर आ रही है वो ये जिसकी तरदीद बहरहाल नून लीग ने की है, मगर खबर डॉन में छपी है जो बड़ा यहाँ का अहम अखबार है कि 18वीं तरमीम जो है मुस्लिम लीग नून जो है उसको इंतखाबी मंशूर का हिस्सा बनाएगी, उसका जो ख़ात्मा है ये। तो ये एक तो बहरहाल अब तरमीम आ गई है, आप कैसे देखते हैं इस बात को? और दूसरा ये खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि मियाँ साहब को कल शायद अदालतों में हाज़िरी से भी इस्तिस्ना मिल जाएगा। हाउ कम
ऐसे कंजेक्चर्स हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो तीर निशाने पे भी बैठ जाता है। तो ये इस पर ज़रा क्या कमेंट करेंगे? व्हाट इज़ योर टेक जनाब बाबर मान साहब? थैंक यू काजी साहब एंड भट्टी साहब। देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त जो भी ये जो डबल इम्पोर्टेड नवाज शरीफ साहब हैं, इनके लिए जो भी फरमाइश आएगी उसके पूरा होने के वासे इम्कानात हैं। जिस तरह हमारे पुठवार में कहते हैं, मागले पे अगर बादल आ जाए तो फिर बारिश के वादे इम्कानात हो जाते हैं। लेकिन असल जो ऑब्जेक्टिव बात है वो ये है कि ये कर क्या सकेंगे। 1980 में इनकी जेब में वजारत ख़जाना पंजाब की चाबी गई थी, और जो पंजाब है उसके ख़जाने का मतलब यह है कि पूरे अरब दुनिया की जहाँ जहाँ भी अरब बना, अफ्रो अरब दोनों नेशंस मिला के भी उनकी आबादी जो है वो 20 करोड़ है। 12.5 करोड़ का सूबा है पंजाब। इट इज़ अ कंट्री बाई इटसेल्फ। बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है, दुनिया के कई दर्जन मुल्कों से बड़ा है। तो क्या उन्होंने किया? उसके बाद से लेके अभी तक वो इक़्तिदार में आए, उनके भाई वज़ीर आज़म बने, उनका भतीजा वज़ीर आला बना, उसके भाई वो ख़ुद वज़ीर आला रहे। तो वो क्या नया काम है जो वो करके दिखा सकते हैं? अब एक ही नया काम ये है कि किसी दिन वो दोनों मीनारे पाकिस्तान से मुर्गी के पर लगा के छलांग लगा दें और लोगों को पता लगेगा जी ये काम कोई पहले हुक्मरान नहीं कर सका था। इसके अलावा उनके पास सारा कुछ रहा है। उसका नतीजा ये निकला कि वो अमीर हो गए, पाकिस्तान गरीब हो गया। नवाज शरीफ से कहते हैं कि जी मैं आया हूं तो मेरे पास वो फार्मूला। आपने 1.5 साल मरवा दिया पूरा पाकिस्तान, मुआशी तौर पे उसको कल्लाश कर दिया। सारी दुनिया के अंदर आपका भाई कहता है कि हमने नाक की लकीरें निकाली हैं IMF के सामने, यानी जिल्लत की इंतहाओं से भी नीचे आप असफल साफलीन में गिरा के पूरी सोसाइटी जो पाकिस्तान की है उसको। तो आपने बता देना था ना कि ये मेरे पास नुस्खा है, ये ले जाओ शहबाज और जाके पाकिस्तान को ठीक कर दो। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि इस वक्त जिस जगह हम पहुंच गए हैं या जितनी कोशिशें हो रही हैं, मैं उनको बोनाफाइड ही कह लेता हूं कि वो बड़ी नेकनीयती के साथ हैं, लेकिन उन कोशिशों की उम्र कितनी हो सकती है? जब तक पाकिस्तान को उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चल के कौमें, आप देखें ईरान में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप देखें इंडिया के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप देखें इंडोनेशिया के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितनी भी मॉडल स्टेट्स हैं जिनको कहा जा सकता है, जो मॉडर्न भी हो गई हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स भी हैं, आवाम के हक में जो रियासतें चलती हैं, बेशुमार चीज़ें वो मुफ्त देती हैं अपनी रियासतों को, ये तो आते हैं हमारे के ऊपर नए टैक्स लगाने के लिए। गैस इस वक्त कोई नहीं है, जिस कमरे में हम बैठे होते हैं उसमें भी ठंड हो रही होती है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जनवरी में और कीमतें हम बढ़ा देंगे। इसलिए ये जितना भी तजर्बा है, इसमें से एक ख़ानदान नहीं बल्कि 3 ख़ानदान हैं बाय एंड लार्ज जिनको फ़ायदे हो रहे हैं। 2 भाइयों का एक 2 और भी हैं। तो बाकी तो पाकिस्तान के लोगों को क्या फ़ायदा मिला है? यानी मैं थोड़ा सा सादे लफ्ज़ों में आ गए। आप अवाम की बात करते हैं। पहले एक साइफर चला अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचता है, उसमें रजीम चेंज होती है, वक्त के प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कर दिया जाता है। अब एक सफ़ीर चलते हैं और जाती उमरा पहुंच जाते हैं। ये महज इत्तफाक है या कोई आपको इसके पसे पर्दा हक़ायक़ लग रहा है? और दूसरी बात एक और आसानी कर दे, इलेक्शन कमीशन या हाली कमीशन कह लें, जो भी बाहर आ रहा पाकिस्तान में, कमीशन तो कमीशन बड़ी अहम है या निगरान हुकूमत है। क्या हर पाकिस्तानी का ये राइट नहीं कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़े, और हर वोटर का ये इख्तियार नहीं कि अपनी मर्जी से वोट दे? बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं लग रही। क्या आइन मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी मर्जी का वोट दे सकूं? ये आपका बुनियादी हक है, जो राइट टू लिव जिस तरह बुनियादी हक है ज़िंदगी गुजारना, उसी तरह से मुख्तलिफ आज़ादी हैं जिनमें से एक है राइट टू चूज़ का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका। आप आज़ादी के, इसी के लिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आसान, जो कौमी तराने में से जिसको हम बड़े अदब से पढ़ते हैं रोज़ाना सुबह शाम, वो है कुव्वत अखुवत अवाम, यानी द पावर लाइज इन द फीट ऑफ पीपल। जो लोगों के कदमों के तले इक़्तिदार की जन्नत है, मुझे ये लफ्ज़ कहने दीजिए। तो फैसला वो किस तरह से करते हैं? 5 साल में एक फैसला उन्होंने करना होता है, फिर 5 साल उनके ऊपर सवारी करने वाले या उनकी खिदमत करने वाले वो फैसला करते हैं। ये तो फंडामेंटल राइट है। इसका डिनाइल, मिसाल के तौर पे डिनाइल किस तरह से किया जा रहा है? इस वक्त जो डिनाइल हो रहा है, ये बात मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कही, ये बात मैंने पूरे इलेक्शन कमीशन को कही जब मैं गया था कोई 8-10 दिन पहले उनको मिलने के लिए। मेरे साथ बैरिस्टर गौहर भी थे, पार्टी ने हमें भेजा।
हमने उनको चार्टर ऑफ डिमांड दिया। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा कि सारी पार्टियां बाहर निकली हुई हैं, हमें पेशावर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, उस जजमेंट की रोशनी में हमने मानसेरा में अपना एक वर्कर्स कन्वेंशन रखा। आज भी लोग वर्कर्स कन्वेंशन अच्छा, क्योंकि वक्त कम है और मैं एक अहम चीज पे आपका टेक जरूर लेना चाहता हूं, क्योंकि इस बात से रिलेटेड है ये। मैं दो फैक्ट्स देता हूं और उसके बाद ये जो सफीरों वाला मामला है इस पे और रोशनी पड़ेगी। इस वक्त 122 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है गजा में और उसके गले काट रहे हैं ये लोग। तकरीबन 1.7 बिलियन बैरल ऑयल है। तो ये जो सफ़ीर हैं, ये जो जंगें हैं और यहाँ के लोगों को जिस तरीके से ये इस माल के लिए मासूम बच्चों के गले काटते हैं हम, और यहाँ पे ज़राए पैदावार पर कब्ज़े का ये मामला है, या महज ये एक कॉन्स्पिरेसी थेरी है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट उजड़ा हुआ आपके सामने है। तो ये क्या हम गुलाम हैं? ये क्या डेमोक्रेसी है? हम कौन हैं? हमारी शनाख्त क्या है? हम गुलाम के तौर पर अपने आप को कबूल कर लें? जनाब बाबर अमान साहब। देखिए, मैं 3 शॉर्ट कमेंट करता हूँ। सबसे पहले ये है कि जो पाकिस्तान में इस वक्त जितनी मुदाखलत हो गई है, ख़ास तौर पे जो एक वेस्टर्न एम्बेसी है, इतनी मुदाखलत का कोई तस्वुर ही नहीं किया जा सकता पहले कभी किसी दौर के अंदर हुई हो। यानी सबसे ढीला डाला दौर और लिबरल इनलाइटन मॉडरेशन वाला मुशर्रफ का था। उस वक्त भी इस कदर गिर के जो मैनेजर्स थे उस वक्त, पॉलिटिकल मैनेजर्स, वो नहीं कभी उनके सामने लेटे थे, जो आपने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, मैंने बोरो कर लिया। एक ये, दूसरा ये है कि गजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके 2 हिस्से हैं। एक जो आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक है आपकी इत्तला कि इसका सबूत ये है कि कोई 10 दिन पहले अमेरिका के अंदर जिन फौजियों को उन्होंने तमगे दिए हुए थे, उनमें से हाजिर सर्विस भी थे, वेटरन भी थे, उन्होंने उतार के फेंके और कहा कि हम, झूठ था कि वहाँ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, हम वहाँ तेल पे के कुओं की हिफाजत के लिए और उनके ऊपर कब्जे के लिए लड़ने के लिए गए हुए थे। ये तो गजा की हद तक आपकी बात दुरुस्त है। अब आ जाइए इस एनालॉजी के ऊपर। एक दूसरा जो बड़ा है, आपको मैं भेज सकता हूं, मैं दिखा नहीं सकता, मैं उसकी तशहीर नहीं करना चाहता। जो इब्राहिम अकॉर्ड जिसको अमेरिका ने कहा था डील ऑफ द सेंचुरी फॉर द अरब्स, वो हमारे गले काटने के लिए पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। इसलिए कि उसमें सऊदी अरेबिया का भी 40%, जिसमें मंतकतुल हिजाज है, मैं इससे आगे नहीं जाता, वो भी शामिल है, जिसके ऊपर उन्होंने अपना क्लेम डाला हुआ है। जॉर्डन उसमें सारा शामिल है, सीरिया उसमें तकरीबन सारा शामिल है, उसके अंदर लेबनान सारे का सारा शामिल है, और उसके अंदर इराक के इलाके शामिल हैं। यानी जो अरब हैं उनको वो नए तरीके से, इसलिए सबको होश के नाखुन लेके और थोड़ा सा ऊपर होके जो भी तकसीमें हमारे अंदर मौजूद हैं, इस वक्त गजा के इस मैसेकर के ऊपर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं जो इस्लामी दुनिया के मैनेजर्स हैं कि खुदा का वास्ता, इससे पहले कि हमारी दास्तान तक भी ना हो, दास्तानों में कुछ करो, कुछ सोचो, कोई अमली मुजाहरा करो। मैं जंग का हामी नहीं हूं, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, और कौन ज्यादा इनसे लड़ सकता है। शहीदों को सलाम, गाजियों को सलाम, बच्चों को सलाम, माओं को सलाम, गजा की और उनके वो सपोर्टर्स। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा सवाल और कर दूं वजाहत के लिए। 12 कंपनियों के पास ठेके हैं, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, इसलिए क्या पूरी दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं? ये मुलाजम है मल्टीनेशनल्स के, क्योंकि 12 कंपनियां, इटली की कंपनी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये सारे माल उड़ा रहे हैं उसका, और ये उनका गमाश्ता है नेतान्याहू, अगर माफ कीजिएगा मुझे। इसमें कोई शक नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो मुलाजिम हैं वो सारे के सारे, उनके जो मुलाजिम हैं इन बड़े बड़े कंसर्न्स के, या बेनिफिशरीज हैं, या उनके फ्रंट मैन हैं, या उनका इंटरेस्ट वॉच करने वाले वॉच डॉग्स हैं, वो बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि उनमें से अक्सरियत इख्तियार और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं। आम लोग नहीं हैं। आम लोग तो गजा के लिए मरना चाहते हैं, आम लोग तो किबला अव्वल के लिए शहीद होना चाहते हैं, आम लोग तो और दर्जे पे चले गए और उनके जज्बात भी। और मैं एक जुमला कहना चाहता था कि सबसे लंबी जंग जो लड़ी थी अरबों ने आज तक इसराइल के खिलाफ 12 दिन की थी, आज 50 दिन हो गए। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ना दवाई है, ना खुराक है, ना हिफाजत है, खुला आसमान है। बाबर साहब, गुजारिश ये है 5,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके, दर्जनों इजलास हुए, बयानात हुए। आप खुद फरमा रहे, तवील वक्त हो गई है कि उन्होंने गजा को बारूद बना दिया। क्या इन बयान 20,000 बम गिरा चुके हैं? इन बयानात से उन लोगों के लोग शहीद जो हो रहे हैं जिंदा हो जाएंगे? इसका अमली हल है क्या? बज़ाहिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं आपको,
मैं बांग्लादेश की हुकूमत को शाबाश देना चाहता हूं, बोलिविया को शाबाश देना चाहता हूं। 2 अफ्रीकन मुल्क हैं, 6 मुल्कों ने मिल के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस रेफर किया है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जो वॉर क्राइम, इंसानियत के खिलाफ जराइम जो हैं, जो कि ये हैं, इन्होंने ये 2 दिन पहले, एक रात जो गुजरी हुई थी उससे एक रात पहले ये वहां पे उन्होंने भेजा है। और अगर ये पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 मुल्क लिख के कहें कि वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल कायम किया जाए और वहां कोई 1-2 सीटें खाली भी हैं, वहां कोई अपने नुमाइंदा भी भेज दे मुसलमान और कहें कि फौरी तौर पे इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। आखिरी सवाल साहब, मुझे पता है टाइम कम है, मैं बाबर अवान साहब का वक्त बहुत कीमती है, हम जैसे छोटे साफियों को वो टाइम नहीं देते। अच्छा सर, गुजारिश ये है, ये एक प्री पोल रिगिंग किसको कहते हैं? एक तो मेरी ये रहनुमाई फरमा दें, क्या सुप्रीम कोर्ट, निगरान हुकूमत, कमीशन इलेक्शन, इन्हें नजर नहीं आ रहा है? बहुत किसी भी बड़ी जमात को अगर आप अपने हलके में जाने की इजाजत ना दें, वो ना वोट ना डाल सके, अपना कैंडिडेट ना खड़ा कर सके, ऐसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कौन मानेगा? -0 क्रेडिबिलिटी होगी अगर हमें बाहर ना निकलने दिया गया, अगर लोगों के वोट रोके गए। और अगर मैं कहना चाहता हूं पूरी कौम से कि बदला लेने का वक्त है। ये हकीकी आज़ादी का 8 फरवरी दिन है। एक तो इसको डिले हम कबूल नहीं करेंगे और इसको सबोटाज करना वो भी हम कबूल नहीं करेंगे। और फौरी तौर पे मैं मुतालबा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, आज थोड़ी देर पहले कोर कमेटी हमने की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और फिर हम मिलने के लिए उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे हमें टाइम दें, फौरी तौर पे आप दें। आपके जो दिन पूरे हो रहे हैं वो 30 तारीख को जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है पूरा हो रहा है। 30 तारीख की रात 12 बजे अक्सर आप उठ के ऐलान करते हैं, तो 11:15 बजे आप फौरी तौर पे ऐलान करें ताकि हम बाहर निकल सकें। मैं अदालतों से अपील करता हूं, 5 हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं। हमारा राइट है लोगों से मिलना, हमारा राइट है कि हमें बराबरी का सलूक दिया जाए, इसलिए हमें बाहर निकलने दें, वरना इस प्रोसेस को मशकूक बना दिया गया है, इसको नाकाबिले यकीन हद तक नाकाबिले कबूल ना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर ऑन द शो। बड़ी सरहद के साथ आपने, मगर जाते जाते मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मगर ये ज़रूर कहूँगा, लाहौर में किसी प्लाट का कब्जा हो या गज़ा का कब्जा हो, लगता है यहाँ से लेकर वहाँ तक कहानी एक ही है, लगता तो यही है। फैसला आप करेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हमारे साथ एक अहम शख्सियत शबर जैदी साहब होंगे, मैशियत के मामलात पर उनसे ज़रा खुल के बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक सवाल करूंगा, मैं चाहूँगा ज़्यादा आप बोलें। एक तो मैं एग्री करता हूँ, आपका लंबा इंटरव्यू देख रहा था कि इस वक्त IMF में ना जाना, वर्ल्ड बैंक की तरफ ना जाना यकीनन एक हमाकत थी, मगर 2 फिगर्स जो चंद दिन पहले हमने न्यूज़ में शकील रामेद साहब की देखी मैंने कि अर्जेंटीना ने कर्जा लिया 57 बिलियन, 250 बिलियन पे किया, इतना भी देना है उसने ब्राज़ील की उन्होंने मिसाल दी, 70 बिलियन लिया उन्होंने, 250 पे कर चुके हैं, बाकी देना है। तो इन दी अल्टीमेट नजरी एतबार से क्या ये वो जाल है, वो दाम है जो वाशिंगटन कंसेंसस में हम आ चुके हैं, अब हेरोइन के आदि इंसान की तरह से निकल नहीं पा रहे? डू यू एग्री विद दिस वर्जन ऑफ द थिंग्स जैदी साहब? देखिए, बात ये है कि जब आपके पास चॉइस नहीं हो तो फिर हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें आपको अगर डॉलर की ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्री से ही मिलेगा, और वो सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब आपके पास IMF की गारंटी होगी। या तो आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाकर इस काबिल हो जाएं कि आपको ज़रूरत नहीं पड़े, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलेगा, आपको वहीं से मिलेगा। अब इस पर ये करना कि इस मुल्क में ये हुआ और उस मुल्क में ये हुआ, ये सारी बेकार की बातें हैं। आपको अगर इस जुगल से निकलना है तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। 2013 में हमारी एक्सपोर्ट 25 बिलियन से 27 बिलियन क्रॉस कर गई थी जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी 2013 में। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 30 बिलियन है। तो अगर आपने 2 बिलियन की एक्सपोर्ट 10 साल में इंक्रीज की है तो आप उस कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और किसी दूसरे को बुरा कहने से कि वो ये है, अपनी तो पहले अपने दामन में झांकें तो फिर आपसे बात की जा सकती है ना जी। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि आप कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप IMF के ज़ैली इदारे IPPs में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, शर्त लगाते हैं पहले इनकी पेमेंट दो,
और 60-70 रुपए बिजली पे कौन सी एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम शबर जैदी साहब? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना सर, सवाल ये है कि ये आईपीपी उन्होंने आपको लगाने को कहा था, उन्होंने कहा था आप आईपीपी लगाएं। मतलब क्या आईएमएफ ने कहा था कि आईपीपी लगाएं? क्या आईएमएफ ने कहा था कि आईपीपी 18% के ऊपर फिक्स्ड रिटर्न दें? ये देखें, ये सारी हेजल ओलेरी आई थी यहाँ पे ये डील करवाने 1993 में। कौन आई थी? हेजल ओलेरी जो सेक्रेटरी एनर्जी थी अमेरिका की, और उसने ऐलान किया था कि दीज आर द डील्स ऑफ सेंचुरी, तो उन्होंने फिर हम पे गन पॉइंट पे करवा लिया। आप कौन सी डील की बात कर रहे हैं, मुझे बता दें। 93 के जो आईपीपीज लगे थे 93 के। नहीं देखिए, मेरी बात सुने, वो आपको देखिए, मेरा सवाल ये नहीं है, अगर वो आई भी थी तो आपने क्यों किया था? ये वो तो है, ठीक है, मेरी बात समझे ना, ये बिला वजह की बात क्यों करते हैं यार? कुछ आपके पास खुद करने के लिए कुछ है नहीं। मगर जिस तरह मैंने शायद आपके आज प्रोड्यूसर को सुबह ये बात कही थी कि मैं इस प्रोग्राम से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। देखिए, मैं आज आपके साथ मईशत के ऊपर प्रोग्राम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि आज मैं पाकिस्तान में बड़ा डिप्रेस बैठा हूँ कि जिसमें एक मजहबी मदरसे के मौलवी, 2 मौलवियों ने 11 बच्चों को असॉल्ट किया। असॉल्ट ही नहीं किया बल्कि चाकू से उसके ऊपर जेड लिख दिया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, और हमारा मीडिया, हमारा पॉलिटिशियन, हमारा मौलवी, हमारा माशरा उस पर खामोश है। ऐसे माशरों में कभी तरक्की और इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो आप बात करें ना मईशत की, एक्सपोर्ट की, और ये सारी बातें ऐसे माशरों में नहीं हो सकती, और ऐसे माशरों पर अल्लाह ताला का अजाब आया करता है, क्योंकि अल्लाह ताला का सिस्टम ये है कि वो इंडिविजुअल को तो अजाब देता है क़यामत के दिन, मगर जब माशरों में जुल्म होता है तो वो अजाब देता है दुनिया में। और ये जो मजहबी मदरसों में आपने जल्लाद टाइप के टीचर रखे हुए हैं, आप इनको क्यों नहीं लगाम डालते, और इन 2 लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उनको डी चौक पे फांसी क्यों नहीं देते? मुझे ये समझा दें कि किसी और माशरे में ये जुल्म हो रहा है क्या? हम गज़ा और फ़लस्तीन की बातें करते हैं, कश्मीर की बातें करते हैं, क्या हमें ज़ेब देता है कि हमारे घर के अंदर बैठे हुए ये सब कुछ हो रहा है, और मुझे किसी उर्दू मीडिया में किसी जगह पर कोई डिटेल प्रोग्राम, ना उस मदरसे को बंद किया गया, ना उन लोगों की शक्लें दिखाई गई, ना उनको फांसी की सज़ा दी गई, ना उनको मिलिट्री कोर्ट में लेके जाया गया। तो ये आप एक मुर्दा माशरे को क्या मईशत की बातें करते हैं? इसलिए मैंने तो आज कहा था कि मैं इस प्रोग्राम में मईशत की बात आपको कल फिर इंशाल्लाह ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इसी पाकिस्तान में इंसाफ तो नायाब है, इसको तलाश करने वाले खुद लापता हो जाते हैं। नहीं, अच्छा, अरे भट्टी साहब, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने सर। ये मतलब मेरा मकसद है कि हम कितने बेहिस हो गए हैं। नहीं, मुझे उस बात पे आप बताएं, वो चाकुओं से उन बच्चों के जिस्म पे निशान लगा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि हम इतने बेहिस क्यों हो गए हैं। हमें मतलब हम आप इसके बाद हम क्या मईशत की बात में करूं, मैं आपसे क्या एक्सपोर्ट की बात करूं, फिर ये हमारे पास हम बड़ी बड़ी बातें करते। चले छोड़ दें, मैं जज्बाती हो गया, आप इकोनॉमिक्स की बात नहीं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हम माशरा नहीं हजूम है, और हजूम में कत्लो गारत होती है, इंसाफ नहीं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि यार 100% ठीक कह रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है इस पे ज्यादा बात करूं, लेकिन अब टाइम की कमी है। मेरा ख्याल है शबर साहब से हम कल लेंगे। कल भी नहीं, अभी अच्छा, एक खबर काई साहब देता, जो शबर साहब आपकी मौजूदगी में पप्पू होता था, अरशद शरीफ से पप्पू कहता था, लंदन में है, उसकी अहम हलकों से बातचीत हो गई है, वो बहुत जल्द तरीके इंसाफ छोड़ देगा अगर उसको डील मिल गई। यही तो शबर जैदी साहब कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। इतना बड़ा वाकया हुआ, मगरब में होता तो शायद अखबार चीख रहे होते। आप मजीद इस पे बात करें जनाब शबर जैदी साहब। नहीं, मैं ये नहीं, मेरा मकसद यार, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुझे ये बता दें, मुझे ये समझा दें कि हमारे जो सो कॉल्ड उलमा हजरात हैं, और हम उनको इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, बैठा लेते हैं, उनमें से किसी ने मजम्मत की इसकी? अगर ये किसी क्रिश्चियन स्कूल में होता तो मैं कबूल फिर भी नहीं करता। ये तो उस मदरसे में हो रहा है जिसका नाम दीनी मदरसा है, जिसपे लोगों ने बच्चों को दीन सिखाने के लिए बुलाते हैं। तो क्या वो दीन पढ़ा सकते हैं किसी को? क्या वो दीन, मुझे उन हजरात के ऊपर जवाब दें जिन लोगों ने इनको हायर किया था, वो कैसे छूट गए?
जिन लोगों ने इस तरह के जानवरों को टीचर हायर किया था, उनको क्यों नहीं अदाब में लाया गया? नहीं, आप ठीक फरमा रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, उन्हें फौरी तौर पे गिरफ्तार करके करार वाकया सजा देनी चाहिए कि आइंदा किसी का बच्चा भी नहीं। मेरी बात देखिए, आरिफ भट्टी साहब, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल पुलिस वालों से और एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं है। मेरा सवाल इस मुल्क के मीडिया से है, मेरा सवाल इस मुल्क के सियासतदानों से है, मेरा सवाल इस मुल्क के जर्नलिस्टों से है, मेरा सवाल इस मुल्क की इंटेलिजेंसिया से है, जो बाकी ये जो सारे चैंपियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के, इनसे सवाल है कि क्या ये ऐसे माशरों में माशी तरक्की हो सकती है? क्या ऐसे माशरों में इंसान रहना पसंद करेंगे? क्या ऐसे माशरों में कभी कोई इंसानी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है? ये हम क्यों नहीं रियलाइज करते? और मैं इसको दोबारा रिलेट करता हूँ मईशत के साथ। देखिए सर, पहले माशरा बनेगा तो मईशत शबर जानी साहब, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा आपको यहाँ रोकते हुए, और आपने दिल जो है हमारा लो हो गया, मगर इस बात पे ख़त्म करते हैं कि इस मिजरी पे भी लोग जो हैं वो माल बनाते हैं, फिर इसकी वीडियो बनती हैं, फिर इस पर फिल्में बनती हैं, फिर इस पर ऑस्कर मिलता है, मगर कोई ये कोशिश नहीं करता कि ये बर्बरियत, इन फूलों को मसलना जो है बंद करे, करार वाकई सज़ा देकर। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। आज था हफ्ते का पहला प्रोग्राम, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।